Hi everyone, this is Chetna. Welcome again to our channel. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के बारे में जो हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अवेलेबल होता है, चाहे वो आप गवर्नमेंट कंपनी से प्लान लें या आप प्राइवेट कंपनी से प्लान लें। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस मिल पाए। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर आपके कुछ भी एक्सपेंसेस हो चुके हैं तो वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के अंडर आते हैं। अब ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट कैसे वर्क करता है, ये काफ़ी कस्टमर्स की क्वेरी होती है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी किसी डॉक्टर के थ्रू चल चुका है, आप मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, आपके मेडिकल टेस्ट कुछ ऑलरेडी हो चुके हैं, डॉक्टर की फीस आपकी जा चुकी है पहले से ही, आपका जो इशू है वो इशू आपका आगे जाके बढ़ जाता है और उसकी वजह से आप हॉस्पिटल में फ्यूचर में जाके एडमिट हो जाते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल से हम इसको डीप में समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए किसी को फीवर हो जाता है और फीवर की मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अगर अचानक से किसी को फीवर होगा या कोई और डिसीज डायग्नोस होगा तो पहला स्टेप हमारा ये कभी भी नहीं होता कि हम डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएं अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी केस हो। तो इमरजेंसी केस के अलावा हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम या तो उस इशू को जो भी अचानक से हुआ है उसको हम या तो घर पे ही ट्रीट कर लें या नियर बाय किसी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले लें। बट काफी केसेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका वो इशू जो है नियर बाय डॉक्टर के पास जाकर या नॉर्मल मेडिकेशंस लेके ट्रीट नहीं हो पाया है, फर्दर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, आपने 5 डेज 7 डेज 10 डेज कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट लिया है, आपके मेडिकल टेस्ट हुए हैं, आपके इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, एंड नाउ डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है, डॉक्टर आपको ये कह देता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, आपको फीवर हुआ है, बट इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलता है कि पर्सन को डेंगू हो गया है, जॉन्डिस हो गया है या टाइफाइड हो गया है। तो उस केस में जाहिर सी बात है जो पर्सन है उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, वहीं पर जाकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो अब उस केस में क्या होगा, जितने भी आपके मेडिकल टेस्ट हुए हैं, जो भी आप मेडिसिन ले चुके हैं, जितनी भी डॉक्टर की फीस लग चुकी है, वो सारा आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के अंडर क्लेम कर सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। सिमिलरली पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। अब हॉस्पिटल में जितने भी डेज का एडमिशन हुआ है, बिट वो 2 डेज है, 5 डेज है, 10 डेज है, 15 डेज है, जितने भी डेज का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, डिस्चार्ज होने के बाद ऐसा नहीं होता कि डिस्चार्ज होते ही आपका ट्रीटमेंट जो है वो स्टॉप हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहता है, क्योंकि डॉक्टर आपको डिस्चार्ज के बाद भी एक फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, आपके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, आपकी मेडिसिन को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये जितना भी क्लेम होता है यानी कि ये जितना भी आगे के एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के अंडर आते हैं। मीनिंग अगर आप डिस्चार्ज के बाद कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हैं, आपकी डॉक्टर की विजिट्स हो रही हैं, तो जितनी भी डॉक्टर की फीस है, मेडिसिन के बिल हैं, कोई आपके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, तो आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के अंदर इसको क्लेम कर सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। एक चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि जिस भी डिसीज से रिलेटेड जो भी इशू डायग्नोस हुआ है और आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो रिलेटेड होना चाहिए, तभी आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन से पहले आप ऑलरेडी ले रहे हैं, अगर उसी की वजह से आप एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में एंड डिस्चार्ज के बाद आपका उसी की वजह से ट्रीटमेंट आगे चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके मेडिसिन, फीस, मेडिकल टेस्ट होंगे वो सारा कवर होगा। अगर कोई और रीजन होगा, कोई और इशू है, तो वो कवर कभी भी नहीं होता है आपकी हेल्थ पॉलिसी में। अब डिस्कस करते हैं कि कितने डेज तक का बेनिफिट इसमें कवर होता है।
तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट जो है ये 30 डेज से लेके 60 डेज तक का बेनिफिट अवेलेबल होता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पॉलिसी में किस कंपनी का आपने प्लान लिया है, कौन सा प्लान लिया है, क्योंकि कुछ कंपनीज 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट देती हैं, कुछ कंपनी 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर 30 डेज तक आपका ट्रीटमेंट चला है तो आप क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपके प्लान में बेनिफिट है 60 डेज का तो एडमिट होने से पहले 60 डेज तक का अगर कुछ बिल है, आपका कोई ट्रीटमेंट चला है तो उसको आप कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो बेनिफिट होता है ये कितने डेज का कवर होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये कवर होता है 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज से लेके 180 डेज तक का। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्लान ऑप्शन, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी, जिस भी कंपनी का आपने प्लान लिया है वो डिपेंड करेगा कि कंपनी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट आपको कितने डेज तक का दे रही है। यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट कॉस्ट आ रही है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हैं, तो कंपनी उसको या तो नेक्स्ट 60 डेज तक कवर करेगी या नेक्स्ट 90 डेज तक कवर करेगी या नेक्स्ट 120 और 180 डेज तक का। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट आपको कब तक प्रोवाइड होगा। तो जब भी आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को बाय कर रहे हैं हमेशा चेक करिए कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट जो है कितने डेज का कवर हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो मैटर करता है कोई भी पॉलिसी को बाय करते वक्त। अब डिस्कस करते हैं कि अगर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट आपको लेना है, इसको क्लेम करना है, तो इसको कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। तो पहली बात तो ये कि जब भी आप डिस्चार्ज होकर आए तो हमेशा प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो आपका क्लेम है, जितने भी डेज का आपका क्लेम है, जितनी भी कॉस्ट का है, उसको आपको इनिशियली कर देना चाहिए डिस्चार्ज होके आने के बाद ही। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो आपका क्लेम है वो जितने भी अमाउंट का आपका हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रीटमेंट जो है, अगर पॉलिसी में आपका 90 डेज का बेनिफिट है या 60 डेज का बेनिफिट है या 180 डेज का बेनिफिट है तो वो उतने डेज के बाद ही आपको करना है, जितने भी डेज तक आपका ट्रीटमेंट चला है। क्योंकि 90 डेज तक या 180 डेज तक जरूरी नहीं है आपका ट्रीटमेंट चलता रहे, हो सकता है डिस्चार्ज होने के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट 7 डेज का ही है या सिर्फ 1 मंथ का ही है या सिर्फ 2 मंथ्स का ही है। तो जब भी आपका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है उसके बाद ही उसका क्लेम जो है वो आप टाइमली कर सकते हैं। अब ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो बेनिफिट है, क्या ये कैशलेस होता है या इसका रीइंबर्समेंट करवा सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट है ये कभी भी कैशलेस नहीं होता है, इसका हमेशा रीइंबर्समेंट ही करवाया जाता है। तो प्रोसेस क्या है रीइंबर्समेंट करवाने का, इसका क्लेम लेने का, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले आपको हमेशा कंपनी का क्लेम फॉर्म जो है उसको फिलअप करना होता है। एडमिटेड पर्सन का नाम आपको मेंशन करना है, उनकी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन करनी है, किस रीजन से एडमिट हुए हैं ये आपको मेंशन करना होता है। इसके साथ ही साथ कितने डेज के लिए एडमिट हुए हैं, नंबर ऑफ बिल्स आप कितने अटैच कर रहे हैं, बिल के क्या नंबर्स हैं, एडमिशन डेट क्या है, डिस्चार्ज डेट क्या है। तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो आपको फिलअप करनी होती हैं अपने क्लेम फॉर्म के अंदर। अब क्लेम फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जो इंश्योर्ड पर्सन है उनका आपको केवाईसी यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको अटैच करना होता है। साथ ही साथ आपको कैंसल चेक अटैच करना होता है, सो दैट जितनी भी आपकी कॉस्ट लगी है, जो भी कंपनी उसको पास कर रही है, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो पाए। इसके साथ आपको अपने सारे ओरिजिनल बिल्स अटैच करने होते हैं, जैसे कि आपके मेडिसिन के जो बिल हैं वो आपको ओरिजिनल अटैच करने होंगे, जितने भी आपके मेडिकल टेस्ट हुए हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनकी रिपोर्ट्स आपको ओरिजिनल अटैच करनी है, उनके बिल्स ओरिजिनल अटैच करने हैं, एंड जो भी आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस हैं तो उनके भी बिल्स आपको ओरिजिनल इसमें अटैच करने होते हैं। विद दिस आपको अपनी कंप्लीट डिस्चार्ज समरी जो है उसको अटैच करना होता है। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्लेम फॉर्म के साथ अटैच करके कंप्लीट किट रेडी करके आपको ब्रांच में कोरियर करने होते हैं। जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है उनका ब्रांच एड्रेस लेके आपको ये कोरियर निकालना होगा।
आपने अगर एजेंट से पॉलिसी ली है तो आप एजेंट से एड्रेस ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर एड्रेस लेके ये डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर कोरियर कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो पर्सनली विजिट करके भी आप ब्रांच में ये डॉक्यूमेंट्स को यानी कि अपनी कंप्लीट किट को सबमिट कर सकते हैं। एंड जनरली ये जो क्लेम है ये 15 डेज के अंडर सेटल हो जाता है। सो यहाँ पे आपको 2 सजेशंस देना चाहूंगी। नंबर 1, जब भी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कोई भी आपका एक्सपेंस हो रहा है तो उसके जो बिल्स हैं वो हमेशा आप टाइमली लीजिए, सो दैट जब आपको क्लेम करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। एंड सेकेंड, आप जब भी उसका रीइंबर्समेंट डाल रहे हैं कंपनी में, क्योंकि आपके ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी बिल्स हैं वो सबमिट हो जाएंगे, तो उसकी एक जो कॉपी है यानी उसकी एक जो फोटो कॉपीज हैं वो हमेशा अपने पास रखिए, सो दैट आपके पास फ्यूचर के लिए एक रिकॉर्ड हमेशा अपने पास रहे। ज्यादातर कस्टमर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपनी में सबमिट कर देते हैं और अपने पास कोई भी कॉपी नहीं रखते हैं, तो ये चीजें आपको आगे जाकर प्रॉब्लम करेंगी। तो हमेशा अपने रिकॉर्ड्स की एक कॉपी अपने पास रखिए। ये मैंने आपको डिटेल में बताया प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट के बारे में। मेरी आज की वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिली है एंड आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।